हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट रेरा से भी हम लोग ऑथोराइज हैं। मैं और मेरी पूरी टीम ऑथोराइज हैं। साथ ही साथ डेवलपर के पेरोल पे हम लोग काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आगे और कुछ डिटेल बताऊँगा मैं। अभी मैं आपको आइरिस कशिश पार्क का मॉडल दिखा रहा हूँ, किस टाइप का इसका बिल्डिंग आने वाला है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, आगे आपको मुलुंड चकनाका लगता है और पीछे थाने। अब आगे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसमेंट लेवल है, जिसमें अभी मैं आगे बताऊँगा बेसमेंट में क्या क्या आएगा। यहाँ पे 2 टावर है, एक ये 48 स्टोरी 2 टावर आएगा C1 और C2, जिसमें ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल इसका कमर्शियल स्पेस है। जो बड़े बड़े शॉप्स है वो दुकानें भी बेचने का है। यहाँ पे जो आप देखें तो अंदर कमर्शियल स्पेस के लिए जो बेचना है ना, उसका मैं साइजिंग प्राइजिंग में बताऊंगा क्या है। अब ये चारों साइड से एक एलिवेशन देख लें आप, कैसा बिल्डिंग बन के आने वाला है। और इधर आपको मिलता है स्विमिंग पूल 13th फ्लोर पे, यानी ये जो 12th स्टोरी टावर पार्किंग रहेगा, ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा। और इसके ऊपर आपको कुछ 13th फ्लोर पे एमिनिटीज़ है इसका, कुछ एमिनिटीज़ इसके फर्स्ट फ्लोर पे है। तो 2 जगह पे आपको एमिनिटीज़ मिलेगा। वो मैं जब डिटेल पे आऊँगा तो और डिटेल बताता हूँ। फिलहाल आप मॉडल देख सकते हैं। और जो आइरिस है ये 1.5 एकड़ का लैंड एरिया है। अब कुछ PDF आपको दिखाता हूँ, लगा हुआ है, ताकि उसमें आप समझ जाइए। ये कशिश पार्क का पूरा 14 एकड़ का लैंड एरिया है। इसमें लगभग इनके 42 टावर्स हैं, अलग अलग G+4 G+7। अभी जो ये बना रहे हैं ये इनका 2 टावर है आइरिस का, जहाँ पे ये 48 स्टोरी 2 टावर बना रहे हैं। ये पूरा इनका सेपरेट सेगमेंट है, इसकी एमिनिटीज़ पूरी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ ना आइरिस के बाद, इन फ्यूचर और भी लॉन्चेस इसका आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल मैं आइरिस के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। अभी देखते हैं इसका फ्लैट वगैरह कैसा है। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। ह्यूज लग्जरियस फ्लैट है, 850 के आसपास इसका कारपेट एरिया है। 860 का आइरिस कशिश पार्क थाने वेस्ट का। आइए देखते हैं। इधर आपको डाइनिंग मिल रहा है, इधर आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। इसका हाइट अप्रॉक्स 10 फीट की हाइट है इसकी, और 60 फीट का आपको मिल रहा है बालकनी। ये सारे 2 BHK 3 BHK में आने वाला है। 3 BHK में थोड़ा इससे बड़ा दिया हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं C2 का फुल फ्लैश में काम चल रहा है। अभी एक बार मैं अंदर से विंडो के साइड से पूरे हॉल का कवर करके दिखाता हूँ। 3 हाथ नाका यहाँ थाने में बहुत फेमस एरिया है, जहाँ पे ये बन रहा है। ये इसका डाइनिंग एरिया है। इसके बाद में अंदर लेके चलता हूँ, किचन वगैरह देखते हैं इसका। ये एक्स्ट्रा इन्होंने एक स्टोरेज बनाया हुआ है, शो पीस आप मंदिर वगैरह के लिए बना सकते हैं। ये इन्होंने डिज़ाइन किया, अपने इंटीरियर डेकोरेटर साहब अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब चलते हैं इसका किचन देखते हैं। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और बाहर आपको यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बालकनी मिलेगा। ये जो आपको पेड़ मिला हुआ ना, ये सैम्पल फ्लैट में बना हुआ है। इसके लिए वैसे ये आपको एक्चुअल फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए आप और एक बार विंडो के साइड से मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस आएगा। और इसके बाद अभी इधर किचन, इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम को भी वास्तु का इसमें ध्यान रखा है कि किचन का जहाँ एंट्री हो रहा है ना, उसके बाद इधर वॉशरूम का एंट्री दिया है। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है कि बाथरूम के सामने किचन नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर 2 बेडरूम दिया हुआ है। तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अब कॉमन वॉशरूम की ब्यूटी ये है कि यहाँ तक आपका कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद एक अलग से यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन के हिसाब से कुछ स्टोरेज अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये जो यूटिलिटी एरिया है ये फ्लैट के अंदर कारपेट एरिया में कंसिडरेशन नहीं किया हुआ, यानी 860 के एक्स्ट्रा ये एरिया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका दोनों मास्टर बेडरूम में। दोनों मास्टर बेडरूम नहीं, 2 बेडरूम। पहला आपको ये कॉमन बेडरूम है,
कॉमन बेडरूम में किस टाइप का है वो देख लें। यहाँ पे भी एक पेड़ का निकला हुआ है, बट ये सैंपल फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर पे पेड़ कट नहीं किया है, बट फ्लैट का साइज जो ओवरऑल बेडरूम का है यही मिलेगा आपको, क्योंकि अभी हम एक्चुअल टावर में नहीं है, सैंपल फ्लैट में है। एक्चुअल टावर का भी काम चल रहा है। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। ये ह्यूज कॉमन बेडरूम का साइज है ये। इसके बाद चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं कैसा है। ये हमने अभी देखा कॉमन बेडरूम, इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। ये पूरा इसका मास्टर बेडरूम का साइज है। 860 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बिगेस्ट साइज रहेगा। और इसके बाद मैं इसका वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का है। इधर मिलता है आपको बेसिन, कमोड और लास्ट में आपको बाथ एरिया मिलता है। सारे जगुआर्स का ब्रांडेड फिटिंग है इसका। और एक बार मैं इस कॉर्नर से आपको बेडरूम कवर करके दिखाता हूँ। इस तरफ आपको इसका विंडो मिल जा रहा है। और मैं एक बार अंदर से आपको पूरे 2 BHK का व्यू दिखाता हूँ। इसके बाद हम 3 BHK का फ्लैट देखेंगे। ये इसका पूरा 2 BHK का लिविंग डाइनिंग वगैरह अंदर से साइड से क्या व्यू आता है वो देख लें। और यहाँ पे इसका एंड हो जाता है 2 BHK का। अभी चलिए 3 BHK देखते हैं। अभी 3 BHK का फ्लैट में दिखाने जा रहा हूँ आइरिस कशिश पार्क का। ये मुलुंड और थाने के बीच में है। ये बहुत ही लग्जरियस बड़ा 3 BHK है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये रंगोली एरिया आप बोल सकते हैं। इधर आप सूर्य एक बना सकते हैं। यहाँ पे मंदिर का प्रोविज़न किया हुआ है फ़िलहाल डेवलपर ने, बट इतना स्पेस आपको मिलेगा रंगोली वगैरह करने के लिए दिवाली का। यहाँ से 3 BHK का डोर स्टार्ट हो रहा है। और इधर भी सूर्य का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे भी सूर्य या इस तरह बना सकते हैं आप। इसमें ना सारे 2 BHK और 3 BHK में बालकनी का कंसेप्ट दिया हुआ है। 10 फुट का हाइट दिया हुआ है। 60 to 90 स्क्वायर फुट का आपको ओपन बालकनी यानी टेरेस मिल रहा है, जो सारे 3 BHK में मिलने वाला है। 48 स्टोरी टावर है, तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। और अब मैं आपको विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखा रहा हूँ। ये 3 BHK है, ओरिजिनली 3.5 BHK है, बिकॉज एक बेडरूम यहाँ पे और एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। एक बेडरूम इस तरफ है और 2 बेडरूम इस तरफ है। तभी मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा, बट ये 3.5 BHK है। एक हाफ वर्क एरिया के हिसाब से या सर्वेंट रूम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। और इस तरफ इसका किचन दिया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग का प्रोविज़न किया हुआ है इस टाइप में। और यहाँ आप लिविंग का यानी सोफ़ा रख सकते हैं। इस तरफ टीवी लगा सकते हैं, या आपके इंटीरियर के हिसाब से, इंटीरियर डेकोरेटर के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन कैसे एक दूसरे को कनेक्ट हो रहा है। लिविंग डाइनिंग से ओपन किचन का कंसेप्ट रखा है और सी टाइप में इसका पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डबल डोर फ्रिज का स्पेस आएगा। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बेसिन मिल रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म है। क्योंकि 3 BHK है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं बड़ी फैमिली है, तो उसके हिसाब से बिल्डर ने इन चीज़ों को कंसिडर करके समझ के बनाया हुआ है। अब आगे इसका पहले मैं आपको सामने का बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद ये तीनों बेडरूम हम देखेंगे कैसा है। टोटल ये 4 BHK 3.5 BHK समझ सकते हैं। हाफ BHK जो हाफ बेडरूम जो बनाया हुआ है सर्वेंट के लिए या वर्क एरिया। इधर का मास्टर बेडरूम है। एक में जो इस तरफ है वो बता रहा हूँ। इधर मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसमें एक अच्छी बात क्या है ना कि तीनों का तीनों मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड में आपको बाथ एरिया, कमोड एरिया और वॉश बेसिन एरिया, वॉश बेसिन दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। वो था उसका वॉशरूम और ये इसका बेडरूम है। इस तरफ आपको हाफ विंडो मिलेगा, ग्रिल वर्क करके इसमें आएगा आपको। और ये हाइट वगैरह सेम आपको आएगा 10 फुट का। अभी चलते हैं इसका उधर का तीनों बेडरूम देखते हैं। ओवरऑल ये 3.5 BHK, कुछ लोग इसको 4 BHK बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एक बेडरूम हमने उधर देखा, एक हाफ वर्कआउट एरिया बोल सकते हैं या सर्वेंट रूम बोल सकते हैं या हाफ बेडरूम बोल सकते हैं। इस तरफ एक मास्टर बेडरूम, इस तरफ एक मास्टर बेडरूम। तो हम राइट हैंड साइड से देखते हैं कैसा है ये। इसमें भी आपको हाफ जो सर्वेंट रूम मिल रहा है, इसमें भी सेपरेट वॉशरूम दिया हुआ है, वो आप देख लें। ये पूरा स्पेस आपको हाफ बेडरूम के बराबर का है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है सेपरेट वॉशरूम। ज़्यादातर इसको सर्वेंट वॉशरूम सर्वेंट के हिसाब से रखते हैं लोग। आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
और अभी चलते हैं राइट हैंड साइड से, दूसरा ये बेडरूम आएगा। ये हम आ गए हैं इसके थर्ड बेडरूम में। पहला तो हमने बाहर देखा, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरा भी हमको मास्टर बेडरूम ही मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका वॉशरूम है। स्टार्ट में बेसिन, कमोड, बाथ एरिया आपको वॉशरूम मिलता है। इसके बाद अंदर चलते हैं, बेडरूम देखते हैं। ये इसका पूरा बेडरूम का स्पेस। इस तरफ विंडो, हाइट, पैटर्न आप देख लें, समझ लें कि 3.5 BHK का किस तरह रहेगा। 3 BHK बोल सकते हैं। एक इसमें सर्वेंट बेडरूम है या फिर वर्क एरिया है, वो बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है एक बेडरूम। अभी हमने टोटल 3 बेडरूम देखा है। चौथा जो सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है वो देखते हैं। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो स्टार्ट में आपको इसका वॉशरूम मिल रहा है। एक बार मैं अंदर के साइड से कवर करके दिखाता हूँ आपको। अब अंदर का बेडरूम देखते हैं इसका किस टाइप का है। ये सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है। इसमें ये आप देख सकते हैं क्या साइज है इसका। ये करीबन 1150 स्क्वायर फुट के आसपास कारपेट है। इससे एक बेडरूम और बड़ा है जो आप ये PDF देख सकते हैं, जो 1250 स्क्वायर फुट का है। ये PDF पे ही है, अभी इसका एक्चुअल ये सैम्पल फ्लैट बना नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। PDF में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे 100 स्क्वायर फुट बड़ा है। उसमें हॉल एक बड़ा आएगा और एक बेडरूम बड़ा आएगा। अभी अंदर से एक बार पूरे फ्लैट को हम देखते हैं कैसा पैटर्न है। ये हम फिर आ जाते हैं इसका लिविंग डाइनिंग एरिया में। तो एक बार फिर से मैं इस कॉर्नर से आपको कवर करके दिखाता हूँ। इसमें आप फिर से ध्यान से देखें, किचन, बेडरूम, एक सामने बेडरूम, एक इस तरफ बेडरूम आ रहा है और एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल रहा है। इस तरफ आपको बालकनी मिल रहा है। और वापस जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ पे इसका डोर है, बट आपका फ्लैट का स्पेस जो है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको एक रंगोली वगैरह दिवाली का या धनलक्ष्मी पूजा का बना सकते हैं। अभी मैं LVS रोड जो थाने वेस्ट में है, हाईवे, यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से कशिश पार्क इस तरफ बन रहा है। सामने आप देख सकते हैं बोर्ड है, बिल्डिंग का एलिवेशन लगा हुआ है। इतना नज़दीक है ये, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है इसका। और इधर ऊपर आपका मेट्रो आ जा रहा है, तो मेट्रो टच ये बिल्डिंग है। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है ना, आइरिस कशिश पार्क का, इसका मैं आपको डिटेल बता दूं। ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है 47 स्टोरी, 2 टावर है, आसपास में जॉइंट है और थाने और मुलुंड दोनों स्टेशन के बीच में है। 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप एक तरफ थाने और एक तरफ मुलुंड दोनों स्टेशन टच कर जाते हैं। टिपटॉप प्लाजा होटल मुलुंड में काफ़ी फेमस होटल है, वहीं के आसपास में ही ये बन रहा है। 20 से 30 साल पुराने डेवलपर हैं। कशिश पार्क ग्रुप डेवलपर का ये नाम है। 47 स्टोरी 2 टावर है इसमें पार्किंग की अवेलेबिलिटी बता दूं। पार्किंग का जो इनका अरेंजमेंट है वो 12 माले का, यानी 12th स्टोरी 2 टावर कार पार्किंग है इसका। ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा, जो एप्लीकेशन से या फिर नंबर से, स्विचेस से ये अप्लाई होगा। गाड़ी अंदर जाएगी, ऑटोमेटिक कार पार्क होगा ऊपर टावर के अंदर। इसमें एक तरह से देखें तो अभी जो नया सिस्टम चला है, ये बहुत अच्छा भी है। इसमें गाड़ी पूरा सेफ रहता है आपका। 14 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। करीबन 42 टावर्स ये बनाने वाले हैं। और ये जो टावर की बात कर रहा हूँ आइरिस का, ये 47 स्टोरी टावर है। इसका सेपरेट 1.5 एकड़ इसको डेडिकेटेड किया हुआ है कि मैं आपको इसके सारे सेगमेंट सेपरेट रहेगा। ये 2 टावर का, इसमें एमिनिटीज़ वगैरह जो रहेगा ये भी इसका सेपरेट रहेगा। ये और टावर से मिलता जुलता नहीं रहेगा। तो आइरिस टावर का प्रॉपर्टी का इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं मैं। टावर का नाम C1 और C2 2 टाइप के इसमें विंग्स हैं। इसमें बेसमेंट में कुछ एमिनिटीज़ दिया हुआ है, मैं आगे भी बताऊंगा। फर्स्ट लेवल यानी ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल इसका कमर्शियल है, शॉप्स है, दुकानें भी बेचना है। दुकानों का मैं बात करूंगा अभी आगे। कुछ जो प्रीवियस टावर है इनका वो मैं बता दूं। एटलांटिस, कशिश पार्क घाटकोपर, कशिश पार्क कल्याण, इसमें L5, L1, M1, M2, M3 ऐसे अलग अलग कई टावर्स इन्होंने बनाया हुआ है। इसका जो स्टेज है कंस्ट्रक्शन का 35% कंप्लीट हो चुका है, यानी प्लिंथ कंप्लीट हो चुका है। और 12 टोटल शॉप्स हैं इसमें, 6 नीचे और 6 ऊपर, ऐसे 12 दुकानें हैं जो सेल करना है इसका। और हर एक प्रॉपर्टी का जो साइज ऊपर नीचे का हाइट है वो 10 फुट का हाइट है हर एक फ्लैट्स का। 600 से 700 यूनिट है, यानी 600 से 700 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। और एक फ्लोर पे
किसी में 4 फ्लैट है, किसी फ्लोर पे 6 फ्लैट है। आप ये समझ लीजिए कि नीचे 12 माले के नीचे 4 फ्लैट है, उसके ऊपर 6 फ्लैट का पूरा ये फ्लोर है और 4 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा। इसमें 4 से 5 लिफ्ट रहेगा, 4 इसमें पैसेंजर लिफ्ट रहेगा, 1 इसमें सर्विस लिफ्ट रहेगा जो शिफ्टिंग वगैरह के लिए बड़ा लिफ्ट होता है। महारेरा के वेबसाइट पे अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आप देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5170002878। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या इसका साइजिंग है और क्या इसका पास हुआ है, क्या म्युनिसिपैलिटी से अप्रूवल हुआ है, लैंड का क्लियरेंस कैसा है। साथ ही साथ अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके इतना पुट नहीं करना चाहते हैं तो रेरा के थ्रू हर एक प्रोजेक्ट का एक बारकोड इशू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, तो आप ये बारकोड से स्कैन करके देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा इस बारकोड को स्कैन करके आप रेरा की वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट होगा, ओपन होगा, वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं क्या इसका अप्रूवल वगैरह मिला हुआ है। 2 विंग से हैं, एक तो बना हुआ है, दूसरे का काम इसका चल रहा है। इसका जो पोजीशन डेट है दिसंबर 2028 जो एग्रीमेंट पे आएगा। रेरा में इसका 2030 है, वहाँ पे इसलिए 2030 है क्योंकि C1 C2 दोनों टावर है। C2 अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी जो हम बात कर रहे हैं C1 की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पोजीशन मिल जाएगा दिसंबर 2028 में। 47 स्टोरी टावर है, इतना 3 से 4 साल तो जनरली बनने के लिए लगता ही है, बट बिल्डर का ऐसा टारगेट है कि दिसंबर 2026 में ही आपको पोजीशन दे दें। दोस्तों एक बार बता दूं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलते हैं क्योंकि अगर थोड़ा बहुत 2-4 महीना आगे पीछे हुआ तो बिल्डर को स्पेस मिल सके। लेकिन सबसे जो अहम बात जानना जरूरी ये है ना कि क्यों ये जल्दी बना के देते हैं। उसका वजह ये है, आप जो पेमेंट बिल्डर को करते हैं पूरा का पूरा पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है, और जो पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है वो बिल्डर या डेवलपर कोई भी पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उनको वो पोजीशन ना दे दें, सोसाइटी का रजिस्टर ना हो जाए, शेयर सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए। ये सब होने के बाद ही जब सबमिट होता है रेरा के वेबसाइट पे, तब बिल्डर को 70% अमाउंट रिलीज होता है। उसके पहले सिर्फ 20 to 30% अमाउंट ही उनको मिल पाता है यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि बिल्डर जल्द से जल्द चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट हैंडओवर करूं, तभी उनको 100% पैसा रिलीज होता है रेरा के अकाउंट से। आप जो भी पेमेंट करते हैं ना, वो पूरा का पूरा पैसा चला जाता है आपके रेरा के एस्क्रो अकाउंट में, बिल्डर के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता है। तो 30% ही यूज़ करते हैं, 70% वहाँ स्टक रहता है। जब बिल्डिंग पूरी रेडी होती है तब जाके 70% पैसा रिलीज होता है। तो बिल्डर जल्द से जल्द चाहते हैं कि उसको प्रोजेक्ट को मैं हैंडओवर करूँ, बना के दूँ। ये रेरा के नॉर्म्स हैं, आप और भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इसके वगैरह ले सकते हैं। अभी मैंने बेसिक आपको बताया है। व्यू के बारे में बात करूँ, इसके ना तीनों साइड अलग अलग व्यू है और आसपास में इतने हाईएस्ट टावर नहीं है। एक तरफ आपको थाने सिटी का व्यू मिल जाता है, एक तरफ आपको मुलुंड सिटी का व्यू मिलेगा, एक तरफ आपको योगी हिल्स यहाँ पे फॉरेस्ट व्यू मिलेगा। तो तीनों साइड से बहुत ही ओपन इसका व्यू है। ये काफ़ी एक इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पार्किंग का इसमें 12th स्टोरी 2 टावर कार पार्किंग दिया हुआ है और लोकेलिटी इसमें ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। वागले स्टेट यहाँ पे एक फेमस एरिया है और बेसमेंट जो बना हुआ है, बेसमेंट में जो कुछ एमिनिटीज़ है वो मैं आपको बता दूं। वहाँ पे 2 व्हीलर का पार्किंग है, विजिटर का कार पार्किंग बनाया हुआ है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन रहेगा बेसमेंट में। बाकी का तो पार्किंग जो है ना, वो तो आपको फ्लैट के जो है टावर कार पार्किंग है, ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग टावर है, उसमें आने वाला है। अभी जो ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल जो कमर्शियल है वो मैं लास्ट में आऊँगा, उसका प्राइसिंग साइजिंग क्या है, रेसिडेंस में भी क्या है वो मैं लास्ट में आऊँगा। कुछ एमिनिटीज़ और कनेक्टिविटी समझते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसमें आपको एमिनिटीज़ मिल रहा है स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, साइकिलिंग पार्क, पार्किंग स्पेस, गणपति मंदिर। इसमें गणपति मंदिर अलग से सेपरेटली आपको दिया हुआ है। जिम्नास्टियम एंड योगा सेंटर, कबाना, स्पा एंड सैलून, लैंडस्केप लॉन, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टोडलर जोन्स। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो ये है कि सबसे बड़ा कारपेट एरिया है। जनरली 2 BHK और 3 BHK में इतना बड़ा कारपेट आपको कहीं देखने को बहुत रेयर मिलता है। जो इसका यूएसपी है, जो इन्होंने टारगेट किया हुआ, सारे लग्जरियस अच्छे लाइफस्टाइल वाले कस्टमर्स को ही ये टारगेट कर रहे हैं। कुछ कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं, 5 से 10 मिनट के अंदर आप मुलुंड और थाने स्टेशन टच कर जाते हैं। हाईवे 2 से 5 मिनट के अंदर आप टच कर जाते हैं। कुछ स्कूल और कॉलेज की बात करूं जिसमें आपको वास्तु विहार
स्कूल सिंघानिया रेमंड कंपनी का जो सिंघानिया स्कूल है वो आप पहुंच जाते हैं 5 से 10 मिनट में। बेडेकर कॉलेज, आर मॉल, विवियाना मॉल, ये भी आप 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। अब आते हैं साइजिंग और प्राइजिंग के कमर्शियल और रेसिडेंशियल, यानी शॉपिंग एरिया है और जो रहने के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, दोनों की मैं बात करूंगा। कमर्शियल की पहले समझते हैं कि इसमें जो कारपेट एरिया है ना कमर्शियल का, वो इस तरह से है। 12 दुकानें हैं अलग अलग साइज में। साइज इसमें आपको आ रहा है 951, 1176, 1100, 1525, 1762, 951, 1176, 1100, 1252 और 1762। ये 6 टाइप में जो गाले हैं, इसी के 2-2 गाले हैं। करीबन 12 दुकानें हैं। 12 दुकानें इन द सेंस मैंने जो एक एरिया बताया है ना, वो इस तरह से है। जैसे 951 मैंने बोला है तो 476 नीचे, उसके ऊपर 476, यानी 2 टाइप के ऊपर नीचे बनाया हुआ है। और इसके जो प्राइस है ग्राउंड फ्लोर का 55,000 पर स्क्वायर फुट और 35 ऊपर का है। तो एक मोटा मोटा आप ये समझ लें कि 951 से लेकर 1762 का जो कारपेट एरिया है उसका प्राइस 3.5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ के बीच में, यानी 3.5 CR टू 7.5 CR, ये 2 प्राइस के बीच में ये 12 दुकान जो हैं, 12 शॉप जो हैं, अलग अलग प्राइस आएगा आपको। तो इसमें आप एक बार साइट पे आइए। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ माइंड बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पूरे एरिया में काफ़ी प्रोग्रेसिव एरिया है, भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और रेंट पे देना हो तो रेंट पे भी अच्छा जाएगा। ये तो मैंने आपको कमर्शियल का बताया। और अभी हम रेसिडेंस पे आते हैं। मैंने आपको 2 BHK का और 3 BHK का, ये दोनों PDF आप देख लें। इसकी मैं प्राइसिंग में आता हूँ। 2 BHK का जो कारपेट एरिया है, यहाँ पे 6 टाइप का 2 BHK है, जिसमें कि 754 यानी 754, 780, 801, 832, 860 एंड 877, 754, 780, 801, 832, 860 और 877, ये 6 टाइप का तो यहाँ पे 2 BHK है। प्राइसिंग 1.40 CR टू 1.80 CR, यानी 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख के बीच में है। 2 टाइप का इसमें मैंने इसलिए प्राइस बताया है क्योंकि 6 टाइप के फ्लैट्स हैं, 6 का अलग अलग प्राइस है। तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा समझ जाएं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट बता रहा हूँ आपको कि 1.40 से लेके 1.80 के बीच में। इसमें डेडिकेटेड एक कार पार्किंग आपको आएगा। इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी और कार पार्किंग का जो है वो अलग से आपको आएगा। इसमें कार पार्किंग आपको नहीं आएगा, ये उसके ऊपर आपको सब कुछ लगेगा। आप ये समझ लें कि 10 to 15% जो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का है प्लस कार पार्किंग का 8 लाख रुपया प्राइस है। 3 BHK का जो इसमें साइज है 1124 एंड 1251, 1124 और 1251 स्क्वायर फुट का है। 2 साइज में इसमें 3 BHK है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 30 लाख के बीच में है, यानी कि 2.10 CR टू 2.30 CR। ये भी मैं बेसिक फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपको पार्किंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अलग से आएगा। तो ये मैंने बेसिकली एक आइडिया दिया है आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रॉपर्टी का क्या प्राइस में वहाँ पे आएगा अगर आप परचेस करने आते हैं। फिर मैंने प्राइसिंग, साइजिंग सबका मैंने कमर्शियल और रेसिडेंशियल का आपको दे दिया, सारा आइडिया दे दिया। और आगे एक वीडियो में देखें, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताया है बिल्डर के टेक्निकल प्रोसेस के बारे में, क्या सेल्स में क्या नेगोशिएशन होता है, किस तरह की प्राइसिंग होती है, आगे समझते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स
वेबसाइट्स होते हैं, उसका ब्राउजर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500-1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया
और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे
करना है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।